चलिए, गुड आफ्टरनून। बातें बंद। बस बेटा, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस हमने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है जी। कौन सा कानून है बच्चों एविडेंस से रिलेटेड? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो किसके बारे में बताता है? एविडेंस के बारे में। ठीक है जी। एविडेंस क्या होता है, किस तरीके से एविडेंस दिया जाता है, एविडेंस कहते किसे हैं, सब कुछ किस में लिखा गया है? बोलो भाई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पूरे फोकस करके बिल्कुल तरीके से सुनते चलना। ठीक है। देखो, मैंने आपको चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू करवाया है कि हमने सबसे पहले ये पढ़ा, एविडेंस कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन कौन से? ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस के बारे में क्या लिखा गया है? नहीं, ऐसे लिखा गया है क्या कि ऑल फैक्ट, सारे फैक्ट्स, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या किए जा सकते हैं? आर प्रूव्ड। सारे फैक्ट प्रूव किए जा सकते हैं किसके द्वारा? ठीक है जी, बाय ओरल एविडेंस। ओके। ओरल एविडेंस कैसे होने चाहिए? हमेशा डायरेक्ट। समझ गए भाई? ओरल एविडेंस कौन देता है? विटनेस। समझ गए भाई? और ये भी कब? जब परमिशन मिल जाए, किसके द्वारा? परमिटेड बाय कोर्ट। वैसे हम ये कहते हैं ओरल एविडेंस का मतलब होता है ऑल स्टेटमेंट्स गिवन बाय ए विटनेस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट रिलेटिंग टू द फैक्ट्स विच आर टू बी प्रूव्ड। ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव किया जाना है, उनसे रिलेटेड जब भी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं ओरली, तो उनको क्या बोला जाता है? ओरल एविडेंस बोला जाता है। और डॉक्यूमेंट के कंटेंट को छोड़ के सारी चीजें प्रूव की जा सकती है किसके द्वारा? ओरल एविडेंस के द्वारा। समझ गए भाई? यानी कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट किसके द्वारा प्रूव किए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा। और ये दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है जी। प्राइमरी एविडेंस कौन सा होता है? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यानी कि डॉक्यूमेंट खुद, ओरिजिनल। समझ गए भाई? और सेकेंडरी क्या होते हैं? मैकेनिकल कॉपी या कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है जी, या प्रिपेयर की गई हैं जो ओरिजिनल से ही। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एविडेंस। ये कुछ सिचुएशंस आपको बताई गई थी जहां पे सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। एविडेंस एक्ट का एक रूल है। ठीक है जी। अब जिसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या रूल है लॉ ऑफ एविडेंस का? कि हमेशा सुपीरियर एविडेंस ही प्रेजेंट करें। समझ गए? एविडेंस कभी भी ऐसे नहीं देना कि अगर आपके पास सुपीरियर है तो आप उससे इंफीरियर एविडेंस देते हैं। समझ गए भाई? अभी तक मैंने ना आपको ये बताया एविडेंस कब प्रेजेंट करना होता है, किस लिए देते हैं एविडेंस, कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया। हमने सिर्फ सबसे पहली बात ये पढ़ी थी, लॉ ऑफ एविडेंस किस में लिखा गया है? सारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है जी? अ सिस्टम ऑफ रूल्स, या कह लो सेट ऑफ रूल्स है, जो हेल्प करता है किस चीज के लिए? असरटेन करने के लिए, जानने के लिए। इसके बारे में? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इन जुडिशियल इंक्वायरीज। ठीक है। जुडिशियल इंक्वायरी जब होती है उसमें, देखो जुडिशियल इंक्वायरी जब होती है तो उसमें जितने भी किस चीज के हैं? क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, जिनके ऊपर क्या चल रही है? कंट्रोवर्सी चल रही है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये किसकी मदद से सॉल्व किया जाता है? एविडेंस। और इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स है, जो भी सेट ऑफ रूल्स है, ये कहां लिखा गया है? लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। चैप्टर की शुरुआत आज से करवाऊंगा आपको। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी सेकेंडरी इसलिए बताया था ताकि थोड़ा सा दिमाग खुल जाए, एविडेंस दिमाग में स्टोर हो जाए, पता लग जाए किस तरीके के एविडेंस होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है। शुरुआत यहां से होगी। सबसे पहला टॉपिक जुडिशियल
प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग होती क्या है, सुन लो, ध्यान देना। देखो, एविडेंस का सारा खेल आता किस में है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। किस चीज का सारा खेल, एविडेंस का सारा खेल किस चीज में आता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग होती क्या है। वैसे हम क्या कहते हैं, वो प्रोसीडिंग्स जो किसके सामने चल रही हैं, जज के सामने, उसे क्या बोला जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, या कह लो जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं जुडिशरी के सामने, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहीं नहीं डिफाइन करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को। कह रहे जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन किया ही नहीं गया है किसमें, बीएसए में, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है किसमें, सेक्शन 2(1)(m) ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। कैसे, ऐसे क्या लिखा है, एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जिसमें क्या किया जा सकता है, बोलो भाई, एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है, किस चीज पे, ऑन ओथ, ऐसी प्रोसीडिंग्स को हम किस नाम से जानेंगे, इज इक्वल टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। समझ गए। हर एक वो प्रोसीडिंग जहां पे ऑन ओथ एविडेंस लिया जा सकता है, हम उसको किस नाम से जानेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग के नाम से जानेंगे। समझ गए भाई। व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, बीएसए नहीं बताता, बीएनएसएस बताता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है जी, ऐसी प्रोसीडिंग्स जहां पे एविडेंस इज और मे बी, एविडेंस लिया गया है या लिया जा सकता है, किस पे, लीगल फॉर्म से, किस चीज पे, ओथ पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, बहुत शांत दिमाग से और बहुत आराम से, ठीक है जी, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ते चलो, समझते चलो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी। देखो क्या लिखा है, अब समझो। कह रहे जो वर्ड एविडेंस है इस एक्ट में, वो बात करता है सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट्स की जिससे आप रिलीवेंट फैक्ट आर ब्रोट बिफोर द कोर्ट। मतलब देखो, अभी ना आप दो शब्द जानोगे धीरे धीरे। एक होता है फैक्ट इन इशू, एक होता है रिलीवेंट फैक्ट, और कुछ चीजें हैं इरिलीवेंट। समझो। देखो एक बेसिक सी बात बताता हूं। लेट्स अज्यूम ए ने जेड का मर्डर किया। ठीक है जी। कैसे, एक गन से। ठीक है जी, गन उठाई, शूट किया, जेड मर गया। ठीक है जी। केस किस चीज का चलेगा, ए ने मर्डर किया है किसका, जेड का। फैक्ट इन इशू, इशू समझते हो, इशू वर्ड हम जनरली यूज करते हैं भाई, तुम्हारे जो भी इश्यूज आपस में, उसको सॉर्ट आउट कर लो, अपने इशू अपने पास रखो, क्लास में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपने इशू वर्ड सुना होगा भाई, इनके तो इश्यूज ही बहुत रहते हैं आपस में। तो कह रहे कुछ होते हैं फैक्ट इन इशू। अब सबसे देखो, सबसे मेन क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है यहाँ पे, क्या ए ने जेड का मर्डर किया या नहीं किया। समझ गए भाई, ये बन गया फैक्ट इन इशू। इससे पहले इनके बीच में 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था, 3 दिन पहले एक फाइट हुई थी इनके बीच में पैसों को लेकर के। आ रही है बात समझ में। जेड ने आज से 2 साल पहले गवाही दी थी ए के खिलाफ। या आसपास जो चीजें जो जुड़ जाती हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, रिलीवेंट फैक्ट। जो हो सकता है क्या हो, रिलीवेंट हो, जुड़े हो। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, क्या इसका कोई भी लेना देना है इस सिचुएशन से। ये वही बात है बेटा, आज मैं आपको भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, क्या कहीं इस समय पे कोई क्रिकेट मैच हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। कहीं तो हो सकता है कोई तो क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या उसकी रिलीवेंसी है हमारे इस लेक्चर से अभी, वो होती है इरिलीवेंट चीजें जिनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ए ने खून किया है जेड का, आरोप बी पे लगा है कि बी ने मर्डर किया है।
बी कह रहे इस दिन मैं यहां था ही नहीं, मैं बाहर था। रिलीवेंट है या नहीं ये चीज? रिलीवेंट बन जाएगा, रिलीवेंट फैक्ट कि ये यहां था या नहीं था। कोई और है सी, वो कह रहा है मैं भी बाहर था, जिसका केस से कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो क्या है? इरिलीवेंट चीज है। तो देखो क्या लिखा है, ये ना मैं फिर कह रहा हूं बहुत आराम से शांत दिमाग से सुनते चलना, बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं मैं चीजें। The word evidence in the act signifies only the instrument by means of which relevant facts are brought before the court। कह रहे इस एक्ट में एविडेंस जो शब्द है ना, एविडेंस का मतलब सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से आप रिलेवेंट फैक्ट को ला करके किसके सामने रख सकते हो? कोर्ट के सामने रख सकते हो। यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट? या तो विटनेस या फिर डॉक्यूमेंट्स। और जैसे ही विटनेस लिखा, किसकी बात हो रही है? ओरल एविडेंस, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। समझ गए? एंड बाय मींस ऑफ विच द कोर्ट इज कन्विंस्ड ऑफ दीज फैक्ट। ठीक है जी, यानी कि इनके थ्रू जिनसे आप कोर्ट को यकीन दिला सकते हैं किसी फैक्ट के बारे में, किन्हीं चीजों के बारे में। वापस से आओ, देखो हमने क्या लिखा, हमने ये पढ़ा कि एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जिससे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो हैं इसके फैक्ट के जुडिशियल इंक्वायरीज में सोल्व किए जाते हैं। वो किसकी मदद से किए जाते हैं? एविडेंस की मदद से। और इनका जो सेट ऑफ रूल्स है ये कहां दिया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब कह रहे वो इंक्वायरी, वो प्रोसीडिंग जिसमें ओथ पर क्या किया जा सकता है? एविडेंस लाया जा सकता है। एविडेंस क्या है? कह रहे एविडेंस का मतलब वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे किसी भी रिलीवेंट फैक्ट को किसके सामने लाके रख सकते हो? कोर्ट के सामने लाके रख सकते हो। यानी कि विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, जिनकी मदद से हम कोर्ट को यकीन दिलाते हैं इन फैक्ट्स के बारे में। और एविडेंस एज पर सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आइदर ओरल और पर्सनल। यानी कि देखो क्या लिखा है, कह रहे ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस। यानी कि किसकी बात हो रही है? लिख लो साथ के साथ, ओरल एविडेंस की। समझ गए भाई? इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। कह रहे वो सारी स्टेटमेंट जो कोर्ट की परमिशन से कोर्ट के सामने दी जा रही हैं विटनेसेस के द्वारा, वो एंड डॉक्यूमेंट्री, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो कोर्ट को इंस्पेक्शन के लिए आप लेकर के आए हैं, विच मे बी एड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रूव अ सर्टेन फैक्ट विच इज इन इशू। यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी मदद आप ले सकते हैं किसी एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए। समझ गए? एज पर सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस का मतलब होता है या तो ओरल स्टेटमेंट्स जो एक विटनेस दे रहा है किसके सामने? कोर्ट के सामने, या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि दिए जा रहे हैं कोर्ट के सामने ताकि किसी फैक्ट को प्रूव किया जा सके। जैसे ए और जेड का झगड़ा है, ए कहता है ये जमीन मेरी है, जेड कहता है नहीं ये जमीन मेरी है। जेड ने कोर्ट के सामने ला करके पेपर्स रख दिए, टाइटल डीड्स रख दी, तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिससे जेड क्या कर रहा है? अपनी बात प्रूव कर रहा है कि इस जमीन का मालिक कौन है? मैं हूं। यानी कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए रखा गया ताकि एक सर्टेन फैक्ट को, प्रिंसिपल फैक्ट को क्या किया जा सके? प्रूव किया जा सके। एंड देयर मस्ट बी एन ओपन एंड विजिबल कनेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल फैक्ट एंड द एविडेंशियली फैक्ट। प्रिंसिपल फैक्ट मतलब जिस चीज का झगड़ा है, और एविडेंशियली फैक्ट मतलब जो चीज सामने लाई गई है। दोनों के बीच में साफ और स्पष्ट कनेक्शन होना चाहिए। याद होगा एक मूवी देखी थी, एक सीन मूवी का, जोली एलएलबी, अक्षय कुमार का जो करेक्टर है, जोली एलएलबी 2 सॉरी, है ना, उसमें वो एक बाबा की असलियत लाने के लिए, ठीक है जी, विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं। तो सामने वाली पार्टी कहती है ना कि ना कोई अग्रिम सूचना ना कुछ और, इसका इस केस से क्या ताल्लुकात है, क्या कनेक्शन है? तो वो कहते हैं जी पूरा पूरा कनेक्शन है।
ओपन एंड विजिबल कनेक्शन है, बिल्कुल साफ स्पष्ट। अगर कनेक्शन ना हुआ तो आप क्या कर देना जी, कैंसिल कर देना मेरा लाइसेंस बार का, वट एवर जो भी वो करेक्टर बोलता है। यानी कि सीधी सी बात है, एविडेंस का मतलब वो सारी ओरल स्टेटमेंट्स या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो एक कोर्ट के सामने लाए गए हैं, किस लिए, प्रिंसिपल फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। यानी कि जिस चीज पे बहस चल रही है, जिस चीज पे सारी कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए और क्या हो जाए, जो असलियत है, जो सच है, वो सामने आ जाए, उनको क्या बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं। और फैक्ट क्या होते हैं, कह रहे फैक्ट्स आर विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन दो नॉट इन इशू प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। कह रहे फैक्ट वो सारे होते हैं जो एक ट्रांजेक्शन का पार्ट है। जेड बैठा है, एक बाइक आके रुकी है, बाइक पे दो लोग आए हैं, उतर रहे हैं, इधर उधर देखते हैं, जेड देखता है, जेड घबरा रहा है, जेड उठ के चलने लगता है, ये उतरते हैं, एक के हाथ में डंडा है, होकी है, दूसरे के हाथ में गन है, दोनों आते हैं, झगड़ा होता है, ये कह रहा है मेरी गलती नहीं है, ये कह रहा है आज नहीं, ठीक है बहुत टाइम हो गया तेरे को समझाते हुए, तू नहीं मान रहा। चार लोग और देखना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, ये थप्पड़ लगाता है, ये भागने लगता है, दूसरा इसको पकड़ता है, गन दिखाता है, ये घबरा के रुक जाता है, डंडे से खूब पीटते हैं, ये एक ब्रिक उठाता है, ब्रिक उठा करके इसके सर पे मारता है, इसके चोट लग जाती है, खून आ रहे, ये यहाँ गिर गया है, भीड़ घबरा रही है, कोई सामने नहीं आ रहा, देखते देखते एक गाड़ी और रुक गई, बाइक वाला रुक गया, भीड़ इकट्ठा हो गई, ये दोनों खूब पीटते हैं इसको, और इतने में कोई पुलिस को फोन कर देता है, ये दोनों बाइक उठा के यहाँ से भाग जाते हैं। आई बात समझ में? ये पर्सन यहाँ गिरा है, काफी ज्यादा घायल है, पुलिस आती है, एम्बुलेंस बुलाते हैं, इसको ले जाते हैं। सारी चीजें जितनी मैंने बोली शुरू से लेकर के एम्बुलेंस के जाने तक, सारे फैक्ट हैं। सारे क्या हैं, फैक्ट्स। इसने कुछ देखा, इसने कुछ सुना, इन्होंने जो बोला, इसने जो रिएक्ट किया, जिसने पुलिस को फोन किया, सब क्या है, फैक्ट्स हैं। आई बात समझ में? फैक्ट्स आर विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन दो नॉट इन इशू। ठीक है जी, मतलब अब ये जो पर्सन यहां खड़ा था, ये इस समय पे कोई सामान बेच रहा था किसी को अपनी दुकान पे, क्या इस चीज का इशू है क्या, भाई तू सामान क्यों बेच रहा था, तू क्यों खरीद रहा था? कोर्ट में जो केस चलेगा या जो कंप्लेंट होगी इस इंसिडेंट की होगी जो यहाँ पे हुआ है। लेकिन इसने देखा, इसने कुछ सुना, ये सारे क्या हैं, फैक्ट हैं। समझ गए? और इनमें से अब कुछ तो बनेंगे, बोलो भाई, फैक्ट्स इन इशू, कुछ जो इनको प्रूव करने के लिए जरूरी हो जाएंगे वो क्या बनेंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स, और कुछ क्या हो जाएंगे, इररिलेवेंट, जिनका कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? रिलेवेंट जो बनेंगे वो भी दो तरीके के होंगे, कुछ होंगे लॉजिकल, ठीक है जी, इलॉजिकल कुछ नहीं होता, हर चीज का लॉजिक होता है, और कुछ होंगे लीगल। समझ गए भाई? लॉजिकल जो फिट बैठते हैं, लीगल जो एक्सेप्ट करेगा लो। ठीक है जी, लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीगली रिलेवेंट हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आज ये लड़का, ठीक है जी, ये लड़का इस दूसरे लड़के के थप्पड़ लगा देता है, दो तीन, लड़ाई हो गई। समझ गए भाई? और मैं कह रहा हूं जी मैं इस लड़के को जानता हूं, आज से 5 साल पहले भी इसका झगड़ा हुआ था, इसने थप्पड़ लगाए थे दो तीन। लॉजिकल है या नहीं है ये चीज? भाई हो सकता है ये हिंसक प्रभाव का बच्चा हो, लेकिन लीगली आज से 5-7 साल पुरानी बात, हो सकता है आज उसकी लीगल रिलेवेंसी हो या ना हो। समझ गए? जैसे एक होटल रूम में मर्डर हुआ, वहां पे मिस्टर बी के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, लॉजिकल रिलेवेंसी है या नहीं कि मिस्टर बी ने ऐसा किया हो? बोलो भाई। बाद में पता लगा कि ये तो यहाँ पे सर्वेंट है, काम करते, इस कारण से इनके फिंगरप्रिंट वहां है, लेकिन उन फिंगरप्रिंट्स का मर्डर से कोई लेना देना नहीं। क्या ये लीगल रिलेवेंट बने या नहीं बने? नहीं बने।
लॉजिकल रिलेवेंसी है कि वहां फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, तो लॉजिक है भाई, हो सकता है किया हो सकता है इसी पर्सन ने ऐसा किया हो। लीगली रिलेवेंसी तब होगी जब ये मैच कर जाएं या कुछ ना कुछ ताल्लुकात निकल आए। समझे? कह रहे फैक्ट वो सारे होते हैं जो एक ट्रांजेक्शन से जुड़े हैं। कुछ फैक्ट इन इशू होंगे, कुछ रिलेवेंट फैक्ट होंगे, सिर्फ इनके ही एविडेंस दिए जा सकते हैं और किसी चीज का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। क्या है एविडेंस? एविडेंस ओरल स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट है जिससे कोर्ट के सामने फैक्ट्स को प्रूव किया जा रहा है। जिनसे कोई फैक्ट प्रूव नहीं हो सकता वो एविडेंस नहीं कहलाता। एविडेंस सिर्फ वही हो जो क्या हो जी, फैक्ट को प्रूव कर पा रहा हो। सामने देखो, एविडेंस का मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ओरल भी हो सकता है। पर्सनल क्यों लिख रहे हैं? और पर्सनल मतलब जो पर्सन आकर के इसको प्रेजेंट कर रहा है, जिसने देखा सुना कुछ, जिसको कोर्ट ने परमिट किया है कि हमारे सामने, या फिर डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है जिससे हम एक सर्टेन फैक्ट प्रूव कर सकते हैं जो इन इशू है, जिस चीज का झगड़ा है ये कह लो। एंड देयर मस्ट बी एन ओपन एंड विजिबल कनेक्शन, जो फैक्ट है और जो एविडेंशियल फैक्ट है दोनों जुड़े होने चाहिए। फैक्ट क्या होते हैं? कह रहे फैक्ट आर पार्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन ऑल्दो मे बी इन इशू और नॉट इन इशू। समझ गए भाई? बोलो भाई। और एविडेंस चाहे सिविल डिस्प्यूट हो चाहे क्रिमिनल हो, दोनों में देना होता है। ठीक है जी? प्रॉपर्टी का झगड़ा है, तलाक का झगड़ा है, सक्सेशन का झगड़ा है, रेप का डिस्प्यूट है, मर्डर का डिस्प्यूट है, किडनैपिंग का डिस्प्यूट है, कैसे भी प्रोसीडिंग है, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल है, कॉन्ट्रैक्ट टूटने का डिस्प्यूट है, कैसा भी डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल है, दोनों में ही क्या किए जाते हैं? एविडेंस दिए जाते हैं। ठीक है जी? सिविल में या क्रिमिनल में किसमें ठोस सबूत चाहिए ज्यादा? क्यों भाई? आप ये कह रहे हो क्रिमिनल में सर एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो पूरा पूरा सही हो, कोशिश की जाए 100% क्या हो, एक्यूरेट हो। यहां पे थोड़ा सा कम हो तो चल जाएगा। बोलो भाई, दोनों के कंपैरिजन में बताओ किसमें ज्यादा अच्छा ठोस सबूत होना चाहिए? क्रिमिनल में। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके बेसिस पे किसी को पनिशमेंट मिल सकती है, डेथ सेंटेंस हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। यहां पे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डैमेज होगा, प्रॉपर्टी चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, फाइन लग जाएगा, जान तो नहीं जा रही किसी की। आ रही है बात समझ में? तो कह रहे हैं एविडेंस दोनों ही जगह होते हैं। कह रहे जनरल रूल ये है, चाहे एविडेंस सेम होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड मार्क डिफरेंस एज टू द इफेक्ट ऑफ एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बट दोनों में एविडेंस का फर्क है। कैसे? कह रहे इन द फॉर्मर मतलब पहले वाले में, पहले मतलब सिविल में, अ मेयर प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ड्यू रिगार्ड बीइंग हैड टू बी बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब सिर्फ ताल्लुकात दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बन रही है भाई हाँ ये चीज इसकी है या ऐसी होने चाहिए। सिविल डिस्प्यूट में उससे भी काम चल जाएगा, वो सफिशिएंट बेसिस है डिसीजन का। बट इन द लेटर बाद वाले में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या है? स्पेशली व्हेन द ऑफेंस चार्ज अमाउंट्स टू फेलोनी और ट्रेजन, अ मच हायर डिग्री ऑफ एश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। कह रहे वैसे तो एविडेंस दोनों में ही कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, लेकिन फर्क है। सिविल डिस्प्यूट में आप सिर्फ ऐसे मेयर प्रीपोंडेरेंस का मतलब सिर्फ आधार पे, मतलब ऐसे कह लो भाई मेजोरिटी इशारा किसी तरफ हो रहा है तो आप उस तरफ जा सकते हो। लेकिन खासकर क्रिमिनल में, और वो भी जब मान लो देशद्रोह जैसे आरोप हो, दुश्मनी जैसे हो, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, तो वहां पे पूरा काफी अच्छी एश्योरेंस चाहिए एविडेंस को एक्सेप्ट करने से पहले। The persuasion of guilt must amount to moral certainty such as to be beyond all reasonable doubts। जब क्राइम की बात आती है, जब क्राइम में एविडेंस देने की बात आती है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोलो भाई। यहाँ पे सारे डाउट्स को दूर करके, सारे डाउट से परे
एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साफ स्पष्ट हो, क्योंकि क्राइम में किसी की जान पे बात आ सकती है, किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे वैसे तो एविडेंस सेम होते हैं दोनों में, बट सिविल में फिर भी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चल सकता है काम, बट क्राइम में क्या चाहिए, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपका एविडेंस क्या करे, चीजों को प्रूव करे। समझ गए? बोलो भाई। यानी कि इन सिविल केसेस मेयर प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सफिशिएंट बेसिस ऑफ डिसीजन, क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एक्शन। समझ गए भाई? डन? कुछ जा रहा है दिमाग में, चीजें समझ में आ रही है? एविडेंस क्या होता है, ओरल एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं, फैक्ट इन इशू रिलीवेंट फैक्ट के लिए आते हैं। ठीक है, इसको स्किप कर दो, हमारे काम का नहीं है। यहां से देखो, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट सुनते चलो। सेक्शन 3 से लेकर के 50 इस अधिनियम के बताते हैं रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। कौन से फैक्ट क्या है, रिलीवेंट है। सामने देखिए प्लीज। अ फैक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टम प्रोबेंस और अ फैक्ट दैट प्रूव्स। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट देन द टर्म फैक्ट सिग्निफाइज। रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक है, काफी समय तक चलेगा। कब तक चलेगा ये कह लो, जब तक चैप्टर पूरा होने को आएगा तब तक चलेगा। रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, कौन से फैक्ट क्या है, रिलीवेंट है, और कौन से फैक्ट रिलीवेंट नहीं है। ठीक है जी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है जी, और कह रहे जो रिलीवेंट फैक्ट है, ये कह लो एक फैक्ट हम किस नाम से भी जानते हैं, फैक्टम प्रोबेंस या फैक्ट दैट प्रूव्स, ऐसा फैक्ट जो प्रूव करता है। तो सवाल आता है सबसे पहले, ये फैक्ट होता क्या है, क्या है फैक्ट? मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, हर एक चीज फैक्ट है। ठीक है जी, मैं बोल रहा हूं फैक्ट है, आप सुन रहे हो, ये भी फैक्ट है। ये पंखा चल रहा है अभी, फैक्ट है। आज ठंड है, फैक्ट है। धूप निकली थी कल, फैक्ट है। ठीक है जी, हर एक चीज फैक्ट है बेटा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(f), फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। कोई भी चीज कैसे भी किसी भी तरीके से है, या कोई भी चीज किसी भी थिंग्स में, किन्हीं भी चीजों में कोई रिलेशन है जिन्हें आप महसूस कर सकते हो सेंसिस से। कौन सी सेंसिस से? देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। कोई मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ठीक है, गुड़िया को चक्कर आ रहे हैं क्लास में, ये भी फैक्ट है। एक पानी की बोतल नहीं संभल रही इस गुड़िया से, ये भी फैक्ट है। आ रही है बात समझ में? आर यू ओके बेटा? एन जी, इस समय इसकी जो मेंटल कंडीशन है बेटा, ठीक है जी, जिसके बारे में हमें पता है, ये भी क्या है, एक फैक्ट है। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। जैनब भाई आज उदास हैं थोड़े से, ये भी फैक्ट है। ठीक है जी, आ रही है क्या बात समझ में? हाँ जी, आज आपका टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, ये भी एक फैक्ट है। आ रही है बात समझ में? आप थोड़े से उदास थे फिर खुश हो गए, ये भी फैक्ट है। देखो पेपर में आएगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट। बेटा इधर सामने बातें नहीं करनी, क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट। फैक्ट क्या है, कैसी डेफिनेशन है? देखो, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, या कोई मेंटल कंडीशन जिसके बारे में एहसास है, हमें पता है। कैसे? कह रहे फैक्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट। पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। करेक्ट, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। जिस घर में कत्ल हुआ उस घर की रसोई में झूठे बर्तन पड़े थे, एक सेट था जिसमें 5 चाकू लगे हैं, एक गायब है, ये भी फैक्ट है। समझ गए भाई? बाइक आकर के रुकी, एक के हाथ में बैट था, एक के हाथ में गन थी, ये भी क्या है, फैक्ट है। कुछ चीजें कुछ तरीके से रखी थी, अ स्टेट ऑफ थिंग्स, ये भी क्या है, फैक्ट। एक पर्सन ने सुना था, वो चिल्ला रहा था, देखा था, डंडे से मारा गया, ये भी क्या है, फैक्ट है।
उसने पहले धमकाया था, गुस्सा किया था, अब्यूजिव लैंग्वेज बोली थी, ये भी क्या है, फैक्ट है। वो तो उसके बारे में सोचता ही था हमेशा से ऐसा, वो उससे चिढ़ता था, उसकी इंटेंशन थी, वो तो मौका ढूंढ रहा था, वो तो चाहता था ऐसा करना, उसकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट होती है। उसने बोला था बाहर देख लूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं था वो उसे देखना चाहता था बाहर, वो ये कह रहा था कि बाहर देख लूंगा मतलब अच्छा इलाज कर दूंगा। और इज और वॉज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज ए फैक्ट। सारी चीजें क्या हैं, फैक्ट। हाँ, बस ये जो पहली तीन लिखी हैं ये फिजिकल है, कोई चीज देखी गई, सुनी गई, कहीं रखी थी। ये साइकोलॉजिकल है, कि उसकी ओपिनियन थी। जब भी उसके टेस्ट में ज्यादा नंबर आते थे वो चिढ़ जाता था। आ रही है बात समझ में? जब भी उसके कम नंबर आते थे उसे बहुत खुशी मिलती थी। ठीक है जी, आ रही है क्या बात समझ में? बोलो भाई, आ रही है क्या बात समझ? किसी के बारे में कोई ओपिनियन होना। अब यहाँ पे एक फिफ्थ और एग्जाम्पल होता था, फिफ्थ इलस्ट्रेशन होती थी कि एक पर्सन की एक रेपुटेशन है, इसको हटा दिया गया। सी ई पॉइंट दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, ये भी फैक्ट है, ये अब बीएसए का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे जो पर्सन लिखा है, यहाँ पहले मैन लिखा होता था, तो कह रहे वर्ड मैन को रिप्लेस किया गया वर्ड पर्सन के साथ। समझ गए भाई? और पहले तीन एग्जाम्पल है फिजिकल फैक्ट के, जबकि फोर्थ एग्जाम्पल है साइकोलॉजी। समझ गए? क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट, यहां से लेकर के यहां तक ये आंसर है। एंड ये चाहे मत लिखना, नंबर तभी मिलेंगे जब ये लिखो। What do you mean by fact? Fact means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses या any mental condition of which a person is conscious। लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही काम होगा। हर रोज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, तब चीजें होती। समझे? पढ़ो फटाफट से इसको। सिर्फ पढ़ लो बेटा, यहीं क्लास में पैक कर देना इसको, पढ़ के लिख के देख लेना घर जाके। मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान हटाओगे, बीच में कभी भी एक भी लेक्चर स्किप करोगे टॉपिक खराब हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो एक भी लेक्चर स्किप ना हो, चाहे कुछ हो रहा हो। ठीक है भाई, फैक्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन बनता ही है। आइए, एविडेंस किस चीज का दिया जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट्स। इसके अलावा किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। समझ गए भाई? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ बीएसए, सही बैठो भाई, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी शूट और प्रोसीडिंग्स, किस चीज का, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स as are hereinafter declared to be relevant and of no other। सामने देख लो, एविडेंस दे सकते हो किसी भी शूट में या किसी भी प्रोसीडिंग में, किस चीज का, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू एंड सच अदर फैक्ट, जो क्या होंगे, रिलेवेंट फैक्ट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज का एविडेंस दिया जा सकता है, फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट, इसके अलावा नथिंग एल्स। इसके अलावा किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दिया जाता। और पता है पूरे चैप्टर में सबसे जरूरी, सबसे अहम क्या चीज है, रिलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई, कौन से रिलेवेंट फैक्ट होते हैं और कौन से रिलेवेंट फैक्ट नहीं होते, यही खेल है सारा इस चैप्टर में। ठीक है जी, बोलो भाई। आपके फादर का क्या नाम है बेटा?
ठीक है जी। सेक्शन 3 क्या कहता है भाई? बोलो भाई, किस चीज का एविडेंस दिया जा सकता है? फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का। आई बात समझ में? उसके अलावा किसी भी चीज का, बोलो भाई, एविडेंस नहीं दिया जा सकता। और ये लाइन बहुत जरूरी है, समझ गए ना भाई? कोई फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या कोई रिलेवेंट फैक्ट है या नहीं है, सिर्फ इसी चीज का एविडेंस दे सकते हैं, एंड ऑफ नो अदर्स। इससे अलावा किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। यानी कि सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो सेक्शन 3 ये कहता है क्या? दैट सेक्शन 3 शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव। इसको ऐसे भी पढ़ोगे, देखो, डिसएंटाइटल्ड to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। सुन लेना ध्यान से, सेक्शन 3 ने तो क्या बोला? एविडेंस दे देना। क्या बोला? किस चीज का? किसी भी फैक्ट इन इशू का या रिलेवेंट फैक्ट का। लेकिन क्या इसका ये मतलब हो गया क्या कि जो चीज सीपीसी मना करता है उसको भी एविडेंस के तौर पे दे देंगे? ना। आई बात समझ में? एक पर्सन क्या नहीं कर सकता? सेक्शन 3 शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट ऑफ विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। यानी कि एक पर्सन, ठीक है जी, किसी भी लॉ के तहत जिस फैक्ट को वो डिसएंटाइटल्ड है प्रूव करने के लिए, उसका एविडेंस नहीं दे पाएगा। समझ गए भाई? इलस्ट्रेशन पढ़ो। ए इज ट्राइड, ठीक है जी, ए के ऊपर केस चला है किस चीज का? अपने आप से पढ़ो एक बार के लिए। बातें बंद भाई, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, सिर्फ एग्जांपल पे फोकस करो। देखो, हमने क्या पढ़ा कि फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, सिर्फ इनके क्या किए जा सकते हैं भाई? एविडेंस दिए जा सकते, इसके अलावा किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दे सकते। अब फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट क्या है, ये एविडेंस कैसे देना चाहिए? सी कह रहे ए के ऊपर ना ट्रायल चल रहा है, किस चीज का? फॉर द मर्डर ऑफ बी, कि ए ने बी को मारा है। कैसे? बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब। क्लब का मतलब डंडा, ठीक है जी। क्लब का मतलब ये नहीं कि हाँ, जिसे आप जैसे जिमखाना क्लब या कोई क्लब हम बोलते हैं कि पूरी बिल्डिंग उठा के सर पे मारी होगी, ठीक है जी। क्लब का मतलब होता है डंडा, ठीक है जी। ए ने, तुम क्या समझ रहे थे? अच्छा अच्छा, ग्रुप के साथ आए हैं। नहीं बेटा, ए ने बी को पीटा है, डंडे से पीट पीट के मारा। किस इंटेंशन से? ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। किस सोच के साथ मारा डंडे से? कि उसको मर जाए वो। तो कह रहे ए के ट्रायल में फैक्ट इन इशू क्या क्या बन जाएंगे अब यहां पे? क्या? ए ने बी को पीटा है, किसके साथ? क्लब के साथ। ए कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, एक कारण बना बी की मौत का इस पिटाई से, और ए की इच्छा थी, वो चाहता था क्या? बी की डेथ हो जाए। तो ये सारे क्या है जी? फैक्ट इन इशू है। सिर्फ इन्हीं चीजों के क्या दिए जा सकते हैं? एविडेंस दिए जा सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। समझ गए भाई? डन। अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम, केस फाइल करने वाला अपने साथ नहीं लाया क्या? एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलायज। एक पर्सन अपने साथ नहीं लेकर के आया जबकि वह ला सकता था पहली सुनवाई पे क्या? एक बॉन्ड जिसके ऊपर वो भरोसा करता था। तो कह रहे दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट्स एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अगर वो पहले नहीं लेकर के आया एविडेंस जिस समय जरूरी था प्रूव करने के लिए, तो बाद में वो क्या नहीं कर सकता? उस एविडेंस को नहीं ला सकता। अगर लाना है तो ओनली अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय सीपीसी 1908। यानी कि एक बार अगर वो एविडेंस नहीं लेकर के आया जब वो ला सकता था, तो बाद में अगर उसे वाला एविडेंस लेकर के आना है तो सिर्फ कैसे ला सकता है वो? एज पर द प्रोविजंस ऑफ
सीपीसी इसके अलावा वो नहीं ला सकता। समझ गए? यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन का या एग्जाम्पल का क्या रोल था समझ लो। आपने टॉपिक ये पढ़ा जस्ट अभी, आपने क्या पढ़ा कि एविडेंस दे सकते हैं सिर्फ फैक्ट इन इशू का और रिलेवेंट फैक्ट का, इसके अलावा किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दे सकते। यानी कि ये सेक्शन पावर नहीं देता किसी भी पर्सन को उन चीजों का एविडेंस देने के लिए जो सीपीसी ने मना किया है। फिर आपको एक इलस्ट्रेशन इस चीज की दी गई, पहले ये समझाने के लिए कि फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, और फिर दूसरी इलस्ट्रेशन इस चीज की दी गई है कि अगर एक एविडेंस आप उस समय पे नहीं लाए जब वो रिक्वायर्ड था तो बाद में प्रोविजंस के आ सकते हैं। समझ गए भाई? इसके बाद सबसे जरूरी टॉपिक शुरू होगा, रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। ठीक है जी, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, जितना पढ़ाया था उसको फिर से पढ़ेंगे अपने आप से, फिर हम दोबारा से आगे अभी क्लास करेंगे, रिलेवेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अभी के लिए एक बार इतना ही, मिलते हैं थोड़ी सी देर में, फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।